उसको बोल, जो हम आप बात कर रहे हैं ना उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जबकि सर एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें मैंने पढ़ा है, उसमें टाइप वन जो एरर होता है उसको मैंने पढ़ा है सर कि उसको अल्फा एरर भी बोलते हैं, और जो टाइप टू एरर होता है उसको बीटा एरर भी बोलते हैं। और एक चीज और उसमें थी सर कि जो टाइप वन एरर होता है उसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहा जाता है, हाँ और जो टाइप टू एरर होता है उसको फॉल्स निगेटिव कहा जाता है। वो ठीक है। वो आपका फर्स्ट पॉजिटिव का मतलब क्या, वही हुआ ना जो अभी मैंने बताया कि जब आप रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि सही है, ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव हो हाँ। गया। ठीक है, तो वो कुछ अलग चीज नहीं है। और वो अल्फा और बीटा वाला जिसको देखो प्रोबेबिलिटी, मतलब जब प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के सही होने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम अल्फा बोलते हैं। और वन माइनस अल्फा कर देते हैं उसको हम बीटा बोल सकते हैं, सिंपल वन माइनस अल्फा भी लिख देते हैं। तो कहीं कहीं पे बीटा लिखा होता है, कहीं पे वन माइनस अल्फा लिखा होता है। तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। ओके, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेपर वन में क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, है ना। ओके और ओके। आपको समझ में आएगा, क्लियर करके प्लॉट करके बनाऊंगा तो आपको क्लियर है कैसे सीवी वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है। प्लॉट करेंगे उससे आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आपकी वैल्यू पुट हो रही है, कौन सा रीजन जो है आपका क्रिटिकल रीजन है, कौन सा रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन रखिए बस। इसका आंसर क्या होगा? ओके, मैं बात कर रहा था आर। इसको याद करने का जो ट्रिक, जो है ट्रिक नहीं है, सिंपल, अगर आपको पता ही होना चाहिए, सिंपल ये, क्योंकि हम दोनों में बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की। तो टाइप वन एरर होगी, ये आपकी टाइप टू एरर होगी, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस। आर का मतलब आर पहले है और ए बाद में सेकंड नंबर पे है, तो ये तब यहाँ पर ए आ गया। तो टाइप वन एरर में क्या होता है कि हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, टाइप टू एरर में क्या होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस। समझ में आ रहा है कैसे करते यस सर। हैं? ऐसे याद कर सकते हैं, रावण करके, रावण टू, रावण, इस मतलब याद करने का ट्रिक है, ऐसा कुछ उसमें लॉजिक नहीं है। ऐसे याद कर लेना, मान लीजिए अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, बाद में भूल जाओ तो एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए। आर का मतलब होता है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर रहे हैं किसमें, वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका टाइप एरर होगा। और दूसरे में जहां पर नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपका टाइप टू एरर होगा। आर पहले है तो मतलब फर्स्ट वन, और ये सेकंड नंबर पे है तो ये सेकंड वाला, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज़ तो सभी को आ रही है। आप एक बार जो है दोबारा से जो है ज्वाइन करिए क्लास को, लीव करके हाँ आएगा। ये सर, सर हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए। ओके यस ओके, सर, अभी आ रही है। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है सब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, गलती नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, आंसर दीजिए। इसमें टाइप बनर तो यहाँ दिया हुआ है, वैलिडिटी, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग एरर। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, क्या आंसर होगा? अभी हम लोगों ने बात किया था कि टाइप बनर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस आपका सही होता है, ट्रू होता है, लेकिन हम उसको गलती से रिजेक्ट कर देते हैं, वो इसको हम एरर बोल रहे हैं। तो आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है किसके साथ पेयर होगा? सेकंड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेकंड में किसके साथ पेयर है? ये वाला है, ये वाला, मतलब ये वाला आपका एलिमेंट हो गया ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी एलिमेंट हो गया। अब दो ऑप्शन देखिए, बी फर्स्ट के साथ पेयर है, मतलब दोनों में पेयर है, तो आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। आपको केवल सी और डी देखना है, मतलब सी देख लीजिए, सी आपका थर्ड के साथ पेयर होगा या फोर्थ के साथ। तो सी में क्या लिखा है, द लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग एलिमेंट फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका नंबर ऑफ सैंपल है, और ये कुछ सैंपल आपने लिए हैं इस जगह से, उसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग फ्रेम एंड पॉपुलेशन, एनीबॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। सर एक होता है ग्रुप, ग्रुप में से चार आदमी को अलग कर लेना, वो हो हाँ, जाएगा एक तरह का फ्रेम बना लेना, जो वो क्या सर्कल में बोलेंगे? रहते हैं हाँ, उसको क्या बोलेंगे? तो उनका एक फ्रेम बन जाएगा। तो नहीं, जो ओके, ग्रुप के अंदर सर्कल में रहेंगे वो फ्रेम में रहेंगे ना, फ्रेम में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया। और एनीवन?
आप लोगों ने आंसर सबका सही है, बताइए कोई, एनीवन वांट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, दिस सैम्पलिंग फ्रेम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग फ्रेम एंड पॉपुलेशन? सी पॉपुलेशन आपका एक ओवरऑल पॉपुलेशन होती है, जैसे मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं, ओके, फार्मर को लेकर, तो फार्मर आपकी जो है पॉपुलेशन हो गई इस गांव के अंदर, एक विलेज है और आपने वहाँ पर एक फार्मर को सिलेक्ट किया, दैट इज द पॉपुलेशन। अब फार्मर्स में से आपको स्टडी करना है कि ऐसे फार्मर जो कि एजुकेटेड है, एजुकेटेड फार्मर, तो वो आपका फ्रेम हो गया। अब क्योंकि चूंकि आप सैंपल सिलेक्ट कहाँ से करेंगे, इसमें से जो एजुकेटेड फार्मर है, ओके, तो आपका सैम्पलिंग फ्रेम, फ्रेम का मतलब हुआ कि जहाँ से आप नंबर ऑफ सैंपल्स जो है लेने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रेम। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो यस सर। यस सर, यस सर। the list of sampling element which is taken from the from which the sample is selected, that is called sampling frame। तो आपका फोर्थ के साथ पेयर हो जाएगा, तो सी विल पेयर विद द फोर्थ, इन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बाकी आपका थर्ड वाला पेयर करिए, द डिग्री टू विच इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मेजर टू, क्या लिखा है, इंटेंडेड टू मेजर, मतलब जो कुछ उसको मेजर करना चाहिए उसी चीज को मेजर करे, वो आपका वैलिडिटी कहलाती है। एंड डिग्री ऑफ एरर बिटवीन स्टैटिक एंड पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ठीक है, सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन थी, इसमें से आपने कुछ सैंपल लिए और ये सैंपल आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करें, ओके, परफेक्टली सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने हम सैंपल लिए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 फार्मर्स थे और आपने कुछ 10-15 फार्मर लिए, वो आपके सैंपल हो गए, पॉपुलेशन आपके 100 फार्मर थे। अगर ये 10-15 फार्मर जो है पूरे की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं फार्मर्स को जिनकी इनकम 10,000 से कम है, ओके, और आपने क्या किया कि पॉपुलेशन ले ली पूरी फार्मर्स की, उसमें से आपने कुछ सैंपल लिए, और सैंपल जो है, जो ऐसे फार्मर जिनकी जो इनकम है 20,000 से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये जो फार्मर है ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना इस पूरी पॉपुलेशन को। तो आपका जो कहीं ना कहीं आप डेटा कलेक्ट करेंगे और जो एनालिसिस करेंगे वो गलत आएगा, तो आपका जो सैंपल है उसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कुछ सैंपल जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका सही दर्शाता है, मतलब आपने सही सैंपल लिए हैं, और जब लास्ट में जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि चूंकि स्टडी सभी सैंपल पे नहीं हो सकती, जैसे मान लीजिए 5,000 सैंपल है, तो 5,000 सैंपल का आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, लगभग 200-250 सैंपल ले लेंगे, तो उस पर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे और उसको जनरलाइज कर देंगे कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो सेम रिजल्ट विल बी अप्लाई ऑन दिस 5,000 पॉपुलेशन। इसी वजह से हम लोग सैंपल लेते हैं, पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो अगर सैंपल ही आपका गलत होगा तो फिर वो सैम्पलिंग एरर में आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द रिसर्च in the research inclined toward the interpretivism, the appropriate research approach could be, क्या सही अप्रोच होगी इसके लिए? क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, क्वालिटेटिव, पार्टिसिपेटरी, मिक्स मेथड। एक ऐसे रिसर्च जो कि इंक्लाइंड है टुवर्ड द इंटरप्रेटिज्म, इसका मतलब क्या होता है बताइए? इंटरप्रेट करना मतलब ये बना कहाँ से है, टर्म बनी है आपका। किसी चीज को हम जब इंटरप्रेट करते हैं इसका मतलब क्या है? दैट इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव। एनीवन, क्या आंसर होगा? सर बी। बी क्या होगा? बी दैट इज क्वालिटेटिव। बिल्कुल आंसर तो सही है। तो ये जो आपका अप्रोच है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरप्रेटिविज्म, इसका मतलब होता है कि जो रियलिटी है जो हम देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो आपका एक सब्जेक्टिव है, उसका नेचर कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है, कि जैसे जो रिसर्चर है उसका खुद का जो पर्सपेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देता है रिसर्च को, रिसर्च प्रोसेस को। जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन है किसी प्रकार से आप, तो कहीं ना कहीं जो रिसर्चर होगा उसका खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देता है रियलिटी, जो रियलिटी होगी उसको भी बताते हैं कि वो सब्जेक्टिव होती है, एज पर दिस अप्रोच, दैट इज इंटरप्रेटिविज्म। समझ में आ रहा है कि जो रियलिटी है दैट इज आल्सो सब्जेक्टिव बिकॉज द रिसर्चर हैव आल्सो देयर वन सब्जेक्टिव एंड दैट इन्फ्लुएंस द रिसर्च प्रोसेस। सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये होता है। ठीक है, तो किसी क्वांटिटेटिव क्यों नहीं होगा सर?
क्वांटिटेटिव इसलिए नहीं हो क्योंकि हम जनरली जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं इसमें ये जो आपका अप्रोच है बता रहे हैं ये आपका सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में हम जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज कर रहे होते हैं जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आपका क्वालिटेटिव कहलाता है। मान लीजिए कोई सोशल फिनोमेना है, उसकी आपको स्टडी करनी है, या मान लीजिए कोई ग्रुप है, उनके अनुभव उनके एक्सपीरियंस को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो वो तो आपका क्वालिटेटिव डेटा हो। उनके आप पर्सपेक्टिव को समझेंगे, उनके अंडरस्टैंड करेंगे, वो सोशल फिनोमेना को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आप। ठीक है, वो आपका क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। ओके, इसी वजह से वो सर सब्जेक्टिव। इंटरप्रेटर जो इसमें वर्ड है इंटरप्रेटिविज्म, इसमें ये सर जैसे कि जो भी डाटा होता है उसको भी तो हेर फेर उसमें भी तो बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि जो भी रिसर्च किया गया उससे रिलेटेड जो फैक्ट निकल के आया उसमें भी तो कुछ चेंज किया जा सकता है। वो क्वांटिटेटिव भी तो हो सकता है या क्वालिटेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है। आई थिंक इसका नहीं आंसर तो डी होना चाहिए। नहीं, समझो, इसको समझो। जो आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है, वो वो डेटा आपका, आप उसमें आप आपका खुद का पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते डेटा को। जो डेटा आपके पास है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है, उसमें आपका जैसे आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती डेटा। फॉर एग्जाम्पल, दो रिसर्चर हैं, एक रिसर्चर ए है, एक रिसर्चर टू है। ओके, ये एक विलेज में आप गए हैं, सेम विलेज है, इसमें आपने स्टडी किया, सेम दूसरा रिसर्चर जाकर वो वहीं उसी विलेज में स्टडी करता है, तो दोनों की जो फाइंडिंग्स आएंगी वो एक जैसी नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। उनका खुद का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, उनकी एक मतलब बोल सकते हैं कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की क्षमता, चीज़ों को देखने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग होगी। वो सब कुछ सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन जो आपका क्वालिटेटिव डेटा होता है वो उसमें बदलाव नहीं कर सकते आप। जैसे आप भी सेम फार्मूला लगाएंगे, जो आपके पास डेटा है अवेलेबल है, आपको जो एनालिसिस करेंगे किसी भी मेथड से, और सेम रिसर्चर सेम मेथड अपना रहा है, तो रिजल्ट दोनों का एक जैसा आएगा, क्योंकि वो डेटा क्वांटिटेटिव है। ओके, रिजल्ट एक जैसा आएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जो क्वालिटेटिव डेटा ओके होता है सर, वो समझ में आ रहा है। सब्जेक्टिविटी होती है पर्सन की। ठीक है, आप अगर किसी फिनोमेना को लेकर के आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट एक जैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि मान लीजिए आप जिन जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे आपने जो रिजल्ट आज प्राप्त किया है, या जो उनसे डिस्कशन करके जो आपने लिखा हुआ है, दूसरा इंसान जाएगा उनसे बात करने, वो उनको थोड़ा कुछ अलग बताएंगे, क्योंकि वो टाइम बदलेगा, चेंज, तो लोग जो है अपना आंसर भी थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। आपके खुद के जो है क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे, आप जो कुछ समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप जो लिखेंगे थोड़ा सा उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि अपना खुद की सब्जेक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है ना। इसी वजह से उसको हम बोल रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच हम इसमें यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके सर, क्लियर है। हाँ। क्लियर है सर। सर यस। सर आपने जो भी सैम्पलिंग फ्रेम बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सर मैंने एक क्वेश्चन डाला है, वो अभी एमपी सेट में आया था, उसका थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कहाँ पर डाला है क्वेश्चन आपने? सर इसी में अभी चैट बॉक्स में। The element on the basis of which we take out the sample from the, or the element on the basis which we take out sample from total universe, that is called as। ये सेम लैंग्वेज वहाँ लिखा है वो है कौन सी था? इज इट सेम लैंग्वेज जो क्वेश्चन में लिखी जी हुई है? जी जी सर। ओके, इसका क्या आंसर होगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच we take out the sample from total universe। ये थोड़ा लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या है मतलब हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जी सर। हाँ, पढ़ के सुनाइए सर इस हिंदी क्वेश्चन में को। लिखा है, हाँ। सर हिंदी में लिखा है, वह तत्व जिसके आधार पर हम संपूर्ण ब्रह्मांड से नमूना निकालते हैं वह कहलाता है। बहुत इसमें डिफिकल्ट। ऑप्शन दिए हैं सर, सैम्पलिंग फ्री, हाँ। सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग एलिमेंट और सैम्पलिंग ट्रेट। ब्लिंक, लास्ट वाला क्या है? सर सैम्पलिंग ट्रेट, TRAIT। ओके, वो तो नहीं होगा। द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी टेक आउट द सैंपल, एलिमेंट ऑन द बेसिस, तो आपका वो तीन ही ऑप्शन थे इसमें क्या? नहीं, चार ऑप्शन है सर नहीं, इसमें। वो तो लास्ट वाला चौथा क्या है? सैम्पलिंग ट्रेट है। सैम्पलिंग
सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग एलिमेंट और सैम्पलिंग रेट। एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी टेक आउट द नमूना फ्रॉम नमूना टोटल टाइप, यूनिट। नमूना इकाई और नमूना। क्या क्या आंसर होगा? सैंपल यूनिट और सैंपल फ्रेम, the element on basis of which we take out the sampling from the total universe. आई थिंक सैम्पलिंग फ्रेम ही होगा। क्या आंसर दिया हुआ है? सर सैम्पलिंग एलिमेंट्स दिया है सर आंसर मैंने। सैम्पलिंग एलिमेंट। यस सर। एक्चुअली सर सैम्पलिंग एलिमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे क्वेश्चन की तो इसमें एलिमेंट वर्ड भी प्रयोग हुआ है, द एलिमेंट ऑन द बेसिस। तो आई थिंक मुझे भी एलिमेंट ही लग रहा है। यस सर, कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि सारे ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही थे, देखो यार, थोड़ा ये इसमें सिमिलर ही थे। इसका जो क्वेश्चन लैंग्वेज ना थोड़ा डिफिकल्ट लगा है। इसमें लिखा है द एलिमेंट ऑन द बेसिस, मतलब ये बोल रहे हैं कि जिसके आधार पर हम जो डेटा मतलब सैंपल निकाल रहे हैं उस जो एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब एलिमेंट क्या चीज़ है इसमें, वो क्लियर नहीं है। एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी टेक आउट द सैंपल फ्रॉम द टोटल, मतलब टोटल यूनिवर्स जो है आपका पॉपुलेशन है उसमें से आपने कुछ सैंपल निकाले, किसके आधार पर? एलिमेंट के आधार पर। तो वो सैम्पलिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, सैम्पलिंग एलिमेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ सर, इसमें ये हो सकता है, ये एलिमेंट वर्ड यूज हुआ है तो इस आधार पर मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। सैम्पलिंग एलिमेंट करेक्ट है। यूज हुआ है तो इस आधार पर मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। यस। ओके, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द सेकंड स्टेज ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्राउंड थ्योरी इन विच रिलेशन बिटवीन द थीम्स एंड द कैटेगरी एज सपोज्ड इज कॉल्ड एज। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ग्राउंड थ्योरी की बात, ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज ग्राउंडेड थ्योरी? ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोलॉजी है जो हम यूज करते हैं थ्योरी डेवलप करने के लिए। ठीक है, कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, डेटा क्या 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 तरीका होगा, और मल्टीपल जो कंसेप्ट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करना, फिर जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब जो मल्टीपल कंसेप्ट है उनके बीच में रिलेशन को बनाना। ये सभी चीज़ें ग्राउंडेड थ्योरी के अंतर्गत आती है। ये सिस्टमेटिक तरीका होता है, मेथोलॉजी बोल सकते हैं, जिनको हम यूज करते हैं रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो आपके स्टेप्स दिए हैं जैसे एक्सेल कोडिंग है, ओपन कोडिंग, सिलेक्टिव कोडिंग, फोकस कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कि डेटा को कोड करना। विच आंसर विल बी राइट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज द एक्सेल कोडिंग। इसमें क्या लिखा है? सेकंड स्टेज। ठीक है, देखो इसको समझ लेते हैं। इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर। एक आपका एक सिस्टमेटिक मेथोलॉजी जो हम यूज करते हैं जनरली। सो दे हैव मल्टीपल ऑप्शन। लाइक पहला वाला जो आपका स्टेप होता है कि जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करना। कलेक्ट डेटा, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से या बाकी तरीके से। दूसरा होता है कि डेटा को जो है, जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको हम कोडिंग करते हैं। मतलब हुआ कि जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या की कंसेप्ट है उसको जानना। ओके, मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन को डेवलप करना, क्योंकि हमारे पास अभी डाटा आ गया है। तो ये जो सेकंड वाला स्टेज है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द सेकंड स्टेज ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्राउंड थ्योरी इन विच रिलेशन बिटवीन दी थीम्स एंड कैटेगरी। थीम्स का मतलब यहाँ पर है कि मल्टीपल इंडिकेटर होते हैं किसी भी चीज़ के, या मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। ओके, सो क्या लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन थीम्स एंड कैटेगरी आर प्रपोज। तो सेकंड स्टेज के अंदर जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर डेटा को देख करके कोडिंग करके हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि मल्टीपल कौन कौन से कंसेप्ट हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन है, कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं रियल स्टेज, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपका तीसरा स्टेज आता है जहाँ पर हम डेवलप करते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो मैंने पहले ही बताया था। ओके, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर सेकंड स्टेज में आपने जो मल्टीपल वेरिएबल्स इंडिकेटर लिए हैं
उनके बीच में रिलेशन किस प्रकार का है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। सर लाइट चली गई थी, एक बार से शॉर्ट में बता दीजिए सर। मैं बात कर रहा था ग्राउंडेड थ्योरी की। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है एक एक अप्रोच या सिस्टमेटिक एक मेथोलॉजी जो हम डेटा कलेक्ट रिसर्च में यूज करते हैं, और जिसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। जैसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए जैसे इंटरव्यू लेना या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, या बाकी सेकेंडरी डेटा होता है उसके माध्यम से। वो आपका पहला स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज होती है जहाँ पर हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर हम मल्टीपल वेरिएबल्स देखते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या क्या कंसेप्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। वो सेकंड स्टेज होती है जो कि यहाँ पर दी गई है। आपको बताना था कि रिलेशन बिटवीन थीम्स एंड कैटेगरी, थीम बोल सकते हैं, इंडिकेटर बोल सकते हैं, या वेरिएबल बोल सकते हैं, उनके बीच में जो है रिलेशनशिप हो, तो आपका सेकंड वाला स्टेज होता है। इसको हम एसडीएल कोडिंग बोलते हैं। कोडिंग का मतलब होता है कि डेटा की कोडिफाई करना। उसके आधार पर हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल इंडिकेटर को, उनके बीच में रिलेशनशिप को बिल्डअप कर पाते हैं। हैंग कर रहा है आई थिंक अभी। थर्ड नंबर जो मैंने बताया कि यहाँ पर हम एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं जो कि एक्सप्लेन करता है सेकंड स्टेज के वेरिएबल को, या जो इंडिकेटर मैंने दिए हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है इसमें, गाइस चार्जर लगा लेते हैं। ओके, फोर्थ नंबर का स्टेज मैंने बोल रहा हूँ कि जहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं। ओके, जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं और जो पुराना हमारा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है उसके आधार पर टेस्टिंग की जाती है, फिर हम रिजल्ट निकाल के लाते हैं। तो ये मल्टीपल स्टेप्स जो होते हैं रिसर्च में, वही मैंने चर्चा की है। तो आपका पहला वाला आंसर करेक्ट होगा, जिसको हम एग्जिट कोडिंग बोलते हैं, सेकंड स्टेज होती है। ओके, ओपन कोडिंग का मतलब होता है पहली स्टेज जहां पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ओपन कोडिंग बोला जाता है। जहां पर सबसे पहले कंसेप्ट को मॉडिफाई करते हैं ऑन द बेसिस डेटा। ठीक है। और जो सिलेक्टिव कोडिंग मतलब होता है कि जो आपकी लास्ट स्टेज है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है, उसको हम ओपन सिलेक्टिव कोडिंग बोल रहे हैं। क्लियर है। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो इसका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरी सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। दो प्रकार के वेरिएबल हम जैसे कि जब स्टडी कर रहे होते हैं, वेरिएबल बहुत प्रकार के होते हैं जनरली। स्टडी समझने के लिए, मतलब कोई भी रिसर्च को समझते हैं तो बोलते हैं कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसके बारे में क्या सही है, करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। आकांक्षा 7 का बी, पूर्वा ए। वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द कॉज। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कॉज को दर्शाता है, कि कारण क्या है, क्या ये इफेक्ट को दर्शाता है, और विच एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ एसोसिएशन, क्या इनके बीच में रिलेशन को दर्शाता है, या विच डज नॉट हैव अ मिनिमम साइज। ये कुछ अलग ही ऑप्शन है। क्या आंसर होगा। जैसे मान लीजिए आप दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, स्लीप डेप्रिवेशन। ओके, और दूसरा हो गया हमारा टेस्ट परफॉर्मेंस, हमने मॉक टेस्ट दिया, उसकी परफॉर्मेंस। ये दो वेरिएबल ले लिए हमने, इस पे हमको स्टडी करना है। तो जो स्लीप डेप्रिवेशन होगा पहला, और दूसरा टेस्ट परफॉर्मेंस, इनमें से बताइए कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एनीवन, कौन सा वेरिएबल मैनिपुलेट किया जाता है, उसमें हम बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। कविता, सर इंडिपेंडेंट। इसमें तो टेस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा। आपका वॉइस ब्रेक तो होता है जब टेस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। आप, मैं पूछ रहा हूँ, बाकी लोग बताइए। तो आपका जो पहला हो सर गया स्लीप, डिपेंडेंट वेरिएबल। स्लीप डेप्रिवेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, टेस्ट परफॉर्मेंस। क्लियर है। सर
डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम इफेक्ट देख। यस। ओके, तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये आपका स्लीप डेप्रिवेशन है, इसको मैनिपुलेट किया जाता है या इसमें बदलाव आता है, चेंज आता है, उसका इफेक्ट हम देखते हैं किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यस सर। तो जो आपका यस डिपेंडेंट सर। वेरिएबल होता है, जो कि इफेक्ट को दर्शाता है कि क्या इफेक्ट हुआ। जैसे कि मान लीजिए नींद कम आई या ज़्यादा आई, जो भी हो, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही टेस्ट परफॉर्मेंस पर, क्योंकि एग्जाम आप दे रहे हो तो उस समय नींद आएगी, या आपके मान लीजिए बेचैनी है, एंजाइटी है, सही से नींद नहीं आई, तो कहीं ना कहीं आपके टेस्ट परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो इफेक्ट दर्शा रहा है। ठीक है? क्योंकि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसमें चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, मैनिपुलेशन हुआ किसी भी रूप में, और वो बाद में आपका जो दर्शाएगा इफेक्ट किस पे दर्शाएगा, दूसरे वाले पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द इफेक्ट, जो कि इफेक्ट को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लीजिए मेडिसिन ले यस लिया, सर, क्लियर है। मेडिसिन है, क्लियर है। पेशेंट है आपका, मल्टीपल मेडिसिन उसको दी गई, टैबलेट दी गई, और उसका इम्पैक्ट देखा गया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो जो इफेक्ट है इस पे, पेशेंट पे हम देख रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर टेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड है? स्लीप पे, कि जिस प्रकार की स्लीप होगी अच्छी, अगर स्लीप होगी अच्छे से नींद आएगी तो सही से एग्जाम में परफॉर्म करेगा। तो इसका इम्पैक्ट आपका इस पे हम देख रहे हैं, ये इफेक्ट है आपका। ठीक है, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई द वेरिएबल दैट फिगर इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। आपको बताना है कौन से हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर आएंगे। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं: इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस लेवल, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, ईयर ऑफ स्कूलिंग और एनुअल इनकम। बताइए। देखो ऑप्शन, देखो पहले ऑप्शन को पढ़ो, फिर समझ में आपको आएगा। यहाँ पर लेवल लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए इंटेलिजेंस लेवल है, तो इंटेलिजेंस लेवल कैसा हो सकता है? लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है। ओके, तो ये एक नेचुरल ऑर्डर हो गया। क्या इनके बीच में कोई इंटरवल हम प्राप्त कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या इक्वल इंटरवल है, लो एंड मीडियम और मीडियम एंड हाई के बीच में? पता नहीं है, ये तो आपका लेवल है, राइट? तो ये आपका एक ऑर्डिनल स्केल हुआ, इंटेलिजेंस लेवल। ऑर्डिनल स्केल आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। ओके, कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं? आपका नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक इंटरवल होता है, और आपका एक रेशियो। रेशियो होता है। ठीक है, तो रेशियो जो है आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। नॉमिनल का मतलब सिंपल है कि जहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है कि डेटा को जो है हम कैटेगराइज तो कर देते हैं, लेकिन ऑर्डर में नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लीजिए आपके जेंडर है, मेल फीमेल है, तो क्या उसको हम सही क्रम में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ओके, मेल फीमेल है, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। ओके, दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का मतलब क्या हुआ, बताइए। सर क्लासिफिकेशन करते हैं सर। हाँ, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप, मतलब बोल सकते हैं कि नेचुरल ऑर्डर होता है, लेकिन इनके बीच में क्या इक्वल इंटरवल है कि नहीं है मुझे नहीं पता होता है ना? उसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। मतलब ऑर्डर में तो लग जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उसके बीच में क्या, कितना गैप है, मुझे नहीं पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लेना चाहें एजुकेशन लेवल का। ओके, तो उसमें क्या होगा, एजुकेशन लेवल में आपकी जो कैटेगरी बन सकती है, कैसी किस प्रकार की कैटेगरी बनेगी? हाई स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। इनके बीच में किस प्रकार का डिफरेंस है मुझे नहीं पता है ना। वो क्वांटिटी, वो नंबर तो नहीं पता होता है एग्जैक्ट, किस टाइप का इक्वल कैटेगरी में कितना वेरिएशन है वो नहीं पता होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। तीसरा है इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि जो कैटेगरी दी गई है इज इक्वल, मतलब उनके बीच में जो आपका इंटरवल होगा वो इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये आपका इंटरवल स्केल के अंदर आ जाएगा। आपने पेपर उसमें पढ़ा होगा, पेपर 1 में, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर है दैट इज रेशियो। रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। रेशियो का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वैल्यू जो होती है, जहाँ पर 0 पॉइंट भी होता है, 0 पॉइंट हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेट हुआ, ओके, वो आपका रेशियो स्केल में मेजर होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट 0 हो सकती है। ओके, जो भी हम मेजर कर रहे हैं
उसका एब्सेंस मतलब एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है, वो आपका रेशियो स्केल के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट आपका रेशियो स्केल में आता है, या जो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी की जो डिफरेंट कैटेगरी थी, जैसे कि मान लीजिए उसको ऑर्डर में लगाना, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, और उसके अलावा जो मल्टीपल कैटेगरी है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं है, ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल करता है आपका रेशियो स्केल। साथ ही साथ जीरो पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड रेशियो स्केल, लास्ट वाला। चारों क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, ये तो पढ़ा होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, पेपर में भी है। अब आप बताइए कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन सा होगा इसमें। देखो, इंटेलिजेंस लेवल में बता दिया कि लो हाई मीडियम, मान लो ये आपकी डिफरेंट कैटेगरी हो गई इंटेलिजेंस लेवल की। तो इनका एक नेचुरल ऑर्डर है, लेकिन क्या इनके बीच में इंटरवल हमको पता है? कैटेगरी के बीच में नहीं पता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन गया। अब देखिए इसमें एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल मैंने अभी बताया था, हाई स्कूल है, कॉलेज है, ग्रेजुएशन स्कूल है, ये सभी जो है ये आपका, इसमें आपको एक नेचुरल ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन इंटरवल आपको नहीं पता चल रहा है इसमें। क्या पता चल रहा है कि कितना बीच में गैप है एग्जैक्ट? वो नंबर नहीं पता होता ना, वो एक ऐसा है कि आप उसको रैंकिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल ऑर्डर होगा वो आपको दिख जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इंटरवल नहीं पता होगा। तो बी वाला ऑप्शन गया आपका। बी दो ऑप्शन में है ये वाला। अब देखिए सी वाला, इनकम लेवल, ईयर ऑफ स्कूलिंग और एनुअल इनकम। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट में अंदर आएगा? तीन ऑप्शन बताइए। डी तो सही है सर। ये तो हाँ बिल्कुल, ये तो आपका रेशियो अवेलेबल के अंदर आ जाएगा, जहाँ देखो जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम 10,000 रुपये है, तो एक पर्सन की इनकम 10,000, एक की 20,000 है, तो हमको पता है एक की उससे डबल है। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। तो ये आपका दिख जाएगा, ये तो सिंपल आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर आ जाएगा। ये तो तो सी होगा। ऑप्शन होना चाहिए। आपका ई अगर होगा तो मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पर है। और सी इसमें क्या लिखा है? सी लिखा है इनकम लेवल। इन देखिए, इनकम लेवल और एनुअल इनकम में अंतर होता है। इनकम लेवल अलग चीज होती है। ठीक है, इनकम लेवल तो कई प्रकार से हो सकती है ना, इसको हम ऑर्डिनल स्केल में भी देख सकते हैं, इंटरवल स्केल में भी देख सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम लेवल में क्या हो सकता है? किसी की इनकम कम है, लो है, किसी की मीडियम है, किसी का हाई, ये आपका लेवल है। तो ये तो आपको आप इसमें रैंक कर सकते हैं। इसके बीच में क्या गैप है, क्या डिफरेंस, जो कैटेगरी का डिफरेंस है वो नहीं पता होता है, तो आपका हाईएस्ट लेवल में तो नहीं आ सकता ये वाला इनकम लेवल। ये लेवल है आपका, ये तो कैटेगरी है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपका सी वाला भी गया ऑप्शन, बाकी डी बचा है, ई बचा है। डी क्यों होगा? ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसका मतलब क्या होगा बताइए। ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या हुआ? फिर इसमें हो जाए ना, हर एक हम्म, एनीवन? अगर कुछ स्कूल हैं जैसे ये आपका रेशियो स्कूल में कैसे ये आएगा? जो यूजीसी ग्रांट, आवाज नहीं आ रहा आपका, बताइए। और एनीवन? जैसे मान लीजिए मैंने बोला इनकम, एनुअल इनकम के अंदर कि किसी की सैलरी जो 10,000 रुपये है और किसी की 20,000 रुपये है, तो हमको पता है कि एक की सैलरी दूसरे से डबल है, ट्वाइस है। तो क्या हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की स्कूलिंग जो है 10 साल की है, और किसी पर्सन की स्कूलिंग जो है वो 5 साल है, मतलब 5 साल पढ़ा उसने, दूसरे ने 10 साल पढ़ा, तो वी कैन इजीली से दैट कि जो है एक पर्सन ने उससे दोगुना पढ़ा। दोगुना मतलब सिंपल ऐसा नहीं है कि वो दोगुना, जैसे कोई 5 क्लास 5 तक पढ़ा है। ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ईयर, उसको समझिए। और कोई जो है 10 साल तक पढ़ा, यहाँ सालों की बात कर रहे हैं, क्लास की बात नहीं हो रही है कि वो कौन सी क्लास में है, BA MA किस में। नंबर ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा पढ़ा कौन कम। समझ में आ रहा है? तो हम उसको ले सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि जैसे इनकम को हम देख सकते हैं ट्वाइस करके, या इस प्रकार से, मतलब जो है वो रेशियो वेरिएबल के अंदर आता है। इसी प्रकार से हम जो ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसको भी इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं, ना कि आपका सिंपल
कोर्स की बात कर रहे हैं जो कि एजुकेशन लेवल में था, तो हम कंसिडर कर सकते हैं डी को। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डी यानी। समझ में आ रहा है? इसमें अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना। पहले तो पता होना चाहिए चारों के बारे में, लेवल के बारे में। ठीक है, नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल और दी रेशियो लेवल। ठीक है, ये आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट है। और रेशियो में आपका 0 पॉइंट भी होता है, बाकी तीनों कैटेगरी जो है वो उसको फुलफिल करता है, जैसे रैंकिंग हुआ, नेचुरल ऑर्डर हुआ। ओके, जो कि आपका ऑर्डिनल स्केल में आता है, नॉमिनल स्केल में आता है, इंटरवल स्केल में आता है, तो प्रॉपर इंटरवल भी हो जाता है, इसलिए इसको हम हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट बोल रहे हैं। और सर बाकी आई थिंक इसको स्टीवन ने दिया था ना सर? किसने, कौन सा वाला? चारों के जो लेवल है, मतलब नॉमिनल ऑर्डिनल, इनको स्टीवन ने बताया था, मुझे तो याद आ रहा स्टीवन ने, सी मुझे एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है, देख लेना आपको क्या है। है। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बोलिए। वी हैव 2 क्वेश्चन, वी हैव 3 मिनट। नो सर, नो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आंसर दीजिए। नो सर। इसको जल्दी आंसर दीजिए। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा वहाँ पर का स्क्वायर क्या है, टीचर्स क्या कोरिलेशन क्या है। यहाँ पर केवल आप बताइए कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी, दो कैटेगरी होती है। एक आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव। ओके, डिस्क्रिप्टिव में हम मतलब क्या क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आ जाएगा। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, मतलब हाइपोथेसिस बनाना, अज्यूम करना। जो मैंने बताया कि पॉपुलेशन में से 10 सैंपल निकाले, 10 पे स्टडी किया और जनरलाइज कर दिया कि ये जो है सभी को इसको रिप्रेजेंट करना है, उसको हम इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं। ओके, तो क्या आंसर होगा? सी वाला होगा, का स्क्वायर होगा आपका, और आपका डी होगा दैट इज टी टेस्ट, और ई कोरिलेशन ई होगा। परसेंटेज प्रोपोर्शन तो आपके डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे ना। ओके, जो मीन मीडियन मोड है किसमें हम लोग देखते हैं, थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा याद होगा, मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा अभी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो पैरामीटर वगैरह, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो आपका ए, डी और ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इतना कठिन क्वेश्चन है नहीं, वैसे गलती नहीं होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब एवरेज, मतलब परसेंटेज जो निकालते हैं किसमें निकालते हैं, आपका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, तो मीन मीडियन मोड निकालते हैं, है ना, वो सब चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन का मतलब क्या होता है? अगेन वही चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कोई सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है या स्मॉल ग्रुप इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उस पर जो हम स्टडी करते हैं, इफेक्ट को देखते हैं, इंटरवेंशन इफेक्ट को। जैसे मान लीजिए कुछ पेशेंट है, ओके, उनको किसी प्रकार की मेडिकेशन देना है, ड्रग्स देना है तो लगातार 1 वीक तक हम जो है उनका मान लीजिए ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं या बाकी चीज़ें चेक कर रहे हैं, उसके बाद उनको मेडिकेशन दिया गया, फिर दोबारा से उनको 1 हफ्ते तक चेक किया। तो एक ग्रुप हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है। ओके, वो जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, जहाँ पर इफेक्ट देखते हैं इंटरवेंशन का किसी इंडिविजुअल पर्सन पे या सिंगल ग्रुप पर। समझ में आ रहा है? क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? दैट इज बी ए सी डी। ए सी डी का मतलब हुआ कि दीज डिजाइन आर इसेंशियली quasi experimental design, and the unit of analysis is these design are not one but many, बिल्कुल many हो सकती है। these design, सॉरी, गलत है ना, और तीसरा लिखा है these